Yeah, good morning, everyone. So, in the last year, in the last class, we were discussing about the Bayes theorem, and today I'm going to continue with this. Only this class is again dedicated to the Bayes theorem, and I'm going to consider 4, 5 different type of questions. Generally, you will find in NCRT they are the direct type of problems. But what other type of possibilities are there? I'm going to cover in today's class. And they are all the questions from the CBSE board examination or either from the NCRT exemplar as well. Probably that was the last question from the exercise which was left out. So check it out. A card from a pack of 52 playing cards is lost. From the remaining cards of the pack, means 51 cards, 2 cards are drawn and are found to be both diamond. Anything which is found, this is known to me, वो given हो गया. Find the probability that the lost card being diamond. So when you go through the language carefully, first thing one need to observe that this is the question based on Bayes theorem. Of course, there will be how many events? 2. Even from the this statement, find the probability. So lost card being a diamond और E2 मैं ले लूंगा lost card being a non diamond. सी आप इस क्वेश्चन को E1, E2, E3, E4 4 इवेंट बना के भी कर सकते हैं. मतलब लॉस्ट कार्ड डायमंड, लॉस्ट कार्ड स्पेड, लॉस्ट कार्ड हार्ट, लॉस्ट कार्ड बट फोर्थ वन आई लेफ्ट आउट, तो वो आपने ले लिया. बट द पॉइंट इज all 3 remaining cases are already covered in the non diamond. So make it simple. डायमंड होगा या नॉन डायमंड होगा. और जो गिवन है वो मेरा इवेंट ए है. ये गिवन क्या था? 2 cards found to be both diamond. Both cards are जो ड्रॉ करेगा are diamonds. And what we need to find, lost card being diamond, given A हो चुका है. So just to recall Bayes theorem, so आपके पास we have P of E1 by A. फॉर्मूला क्या बनेगा वो मैं लिख देता हूं. P of E1 into P of A by E1 divided by P of A. और वो क्या होगा? P of E1 वाला लिख दिया प्लस में P of E2 into P of A by E2. So that's using Bayes theorem. So please reason out, write down the formula properly. Here. अब हमें ये सोचना है पोस्ट आपकी जो प्रायरी प्रोबेबिलिटीज हैं ये सब मुझे गिवन है. व्हाट इज P of E1? लॉस्ट कार्ड डायमंड हो. एक कार्ड लॉस हुआ है ये याद रखना. अ कार्ड इज लॉस्ट. तो एक कार्ड डायमंड आए. 13 केसेस आउट ऑफ 52 पॉसिबिलिटी. 13 by 52. और नॉन डायमंड ऑफ कोर्स 39 हो जाएंगे विच इज 39 by 52. प्रोबेबिलिटी हो गई 3/4. अब आता है मेन लॉजिक जब हम बात करेंगे P of A by E1. प्लीज अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस. आई एम वेटिंग. सोचिए ये क्या आएगा.
ए बाई ई वन हो चुका है, दिस इज गिवन। गिवन का मतलब लॉस्ट कार्ड डायमंड था, ये अब मुझे पता है। और फिर अब मुझे क्या निकालना है कि बोथ कार्ड्स जो ड्रॉ हों वो डायमंड के हों। डू रिमेंबर, एक डायमंड लॉस हो चुका है, तो मेरे पास कितने डायमंड्स बचे हुए हैं? 12। और एक कार्ड भी लॉस हो चुका था, तो पहला कार्ड डायमंड आए उसकी प्रोबेबिलिटी 12/51। बट हमारे को क्या निकालना है? बोथ कार्ड आर डायमंड, तो अगला कार्ड भी डायमंड आ जाए। क्लियरली दिस इज, एक डायमंड कम हो गया और एक कार्ड कम हो गया, 11/50। इफ दिस इज क्लियर, अब हम इजीली बता सकते हैं P ऑफ A/E2। थिंक अबाउट दिस। P ऑफ A/E2 का मतलब क्या है? E2 गिवन है, क्या मतलब? लॉस्ट कार्ड है वो नॉन डायमंड है। इन सिंपल वर्ड, ऑल 13 डायमंड्स आर सेफ। अब मैं चाहता क्या हूं कि दोनों कार्ड डायमंड आए, तो पहला कार्ड डायमंड आए 13/51। डायमंड तो 13 है, बट एक कार्ड लॉस हो चुका था। फिर दूसरा भी डायमंड आए, ये तो फिर कॉमन सेंस से इजीली है, 12/50। चेक इट आउट, आप यहां इसे कॉम्बिनेशन से भी सोच सकते हैं, क्योंकि क्लियरली दिस इज द केस ऑफ विदाउट रिप्लेसमेंट। तो P ऑफ A/E1 को मैं कॉम्बिनेशन से कैसे सोच सकता था? मैं क्या निकालना चाहता हूं प्रोबेबिलिटी किसकी? बोथ आर डायमंड। 12 डायमंड बचे हुए हैं, उनमें से दो डायमंड आ जाए। 51 कार्ड्स में से कोई भी दो कार्ड्स आ सकते थे, तो 51C2। सिमिलरली इस केस में सिर्फ डिफरेंस क्या आएगा? 13 डायमंड हैं बचे हुए, क्योंकि लॉस्ट कार्ड तो नॉन डायमंड है। 13 में से कोई भी दो डायमंड आ जाए, लॉस्ट कार्ड एक हो चुका था, उसमें से ये आ जाए। सो यू कुड हैव यूज्ड द आइडिया ऑफ कॉम्बिनेशन एज वेल। आप चेक कर सकते हैं, बोथ विल गिव यू द सेम आंसर, बट आई वुड रेदर प्रेफर द फर्स्ट अप्रोच जो मैं पहले ही बता चुका हूं। Substitute the values in the formula, you will have your required answer। इसके बाद तो ये सिंपल है। प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट, बिकॉज नेक्स्ट क्वेश्चन सिर्फ एक छोटा सा मैं चेंज करने वाला हूं। यहां अ कार्ड था और यहां टू कार्ड्स हैं, मैं इन वन और टू को इंटरचेंज कर दूंगा, बाकी सब सेम है। सो व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ दिस? ये रहा आपका बोर्ड का क्वेश्चन जो आया हुआ है, सिर्फ उस वन और टू को इंटरचेंज करा है। So what all changes you expect? I'm waiting for you to think.
चेक इट आउट। अब की बार क्या हुआ है, 2 कार्ड्स आर लॉस्ट। तो 50 कार्ड्स मेरे पास बचे हुए हैं, 2 कार्ड लॉस्ट हैं। अब फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स का मतलब 50 कार्ड्स में से 1 कार्ड इज ड्रॉन एंड इज फाउंड टू बी डायमंड। फाइंड दी, ये फाउंड टू बी डायमंड का मतलब ये गिवन है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट लॉस्ट कार्ड आर बोथ डायमंड। तो आप चेक करिए, यहां पर आपके पास सिंपल है केसेस, इवेंट्स E1 एंड E2 अब हो जाएंगे। लॉस्ट कार्ड्स बोथ आर डायमंड्स और लॉस्ट कार्ड्स बोथ जो हैं दे आर नॉन डायमंड्स। और गिवन मुझे क्या है, फाउंड टू बी डायमंड, ड्रॉन कार्ड इज डायमंड। And what we need to find P of E1 by A। फॉर्मूला आप बेस थ्योरम से यहां लिख लेंगे। Here, what is the meaning of P of E1, P of E2, P of A by E1 and P of A by E2? ये 4 वैल्यूज हैं जिनकी हमें रिक्वायरमेंट है फॉर्मूला में, एंड दे ऑल आर नॉन टू मी। हाउ? P of E1, both lost card are diamond। अब की बार 2 कार्ड्स की बात हुई है, पहला कार्ड डायमंड हो फिर दूसरा कार्ड डायमंड हो। सेम वे नॉन डायमंड 39/52, 38/51। एक तो इसको 3/4 मत कर लेना, कॉमन मिस्टेक बताता हूं। 39/52 को 3/4 लिख दिया, फिर अगली वैल्यू को एक एक इन्हें कम कर दिया। तो प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट दिस। विदाउट रिप्लेसमेंट है, लोएस्ट फॉर्म में मत लाना। नाउ व्हाट इज दिस P of A by E1? E1 हो गया, बोथ लॉस्ट कार्ड आर डायमंड। और अब A क्या है, ड्रॉन कार्ड इज डायमंड। तो आप चेक करिए, अब आपके पास कितने डायमंड बचे हुए हैं। 13 में से 2 डायमंड तो लॉस हो चुके हैं, तो 11 डायमंड्स आर विद मी। और कितने कार्ड्स बचे हुए थे, 2 कार्ड तो लॉस हो चुके हैं, 11/50। ऐसे ही A/E2 का मतलब क्या हो गया, E2 हो गया, लॉस कार्ड नॉन डायमंड है, तो मेरे पास ऑल 13 डायमंड्स आर विद मी, बट कार्ड तो 2 लॉस हुए थे, तो दिस वैल्यू विल बी 13/50। यस ठीक है कृष्ण, बिल्कुल ठीक है आपका, 11/50 राइट। तो थिंक लॉजिकली, ये कोई मुश्किल चीज नहीं है, बट लॉजिकल बिल्कुल है। अगर पिछला क्वेश्चन क्लियर था तो हम इसे इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। Substitute the values or you will have your required answer। Check out this। A letter is known to have come from either Tata Nagar or Calcutta।
On the envelope, just two consecutive letters TA are visible. तो अब आपको ये चीज गिवन है, what is the probability that it has come from Tatanagar, the second part Calcutta. तो आप चेक करिए, सबसे पहली बात पहचान बनाइए कि ये कैसे बेस थ्योरम में है. E1 क्या हो गया, that letter has come from टाटानगर, एंड E2 हो गया लेटर हैज कम फ्रॉम कैलकाटा, एंड ए क्या हो गया, गिवन क्या है, टू कॉन्जिक्यूटिव लेटर TA is visible, and what we need to find, फर्स्ट पार्ट टाटानगर से आया हो, और सेकेंड पार्ट P of E2 by A. सो बेस थ्योरम से हमें पता है फॉर्मूला क्या बनने वाला है, बट अब सिर्फ लॉजिक की बात करते हैं. व्हाट ऑल प्रोबेबिलिटीज आर नॉन टू मी, P of E1, P of E2. Anyone? What is P of E1? Yes, anyone? Sir, 2/3. ध्यान से सोचो भाई, दो ही जगह से लेटर आया हुआ है यार, टाटानगर से या कैलकाटा से, लिखा हुआ है क्वेश्चन में. तो कैलकाटा से आए या टाटानगर से, दो ही प्लेसेस की बात करी गई थी विद इक्वल प्रोबेबिलिटीज, हाफ एंड हाफ. अब जो मेन चीज सोचनी है वो देखिए, व्हाट इज P ऑफ A बाय E1. A बाय E1 अब हो चुका है, ये गिवन है, मतलब टाटा नगर से लेटर आया है, राइट. टाटा नगर, NAGAR, या टाटा नगर. अब किसकी पार्टी पूछी है, दैट TA इज विजिबल. टाटा नगर में अगर आप ध्यान से देखें तो आपके पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनकर आएंगी कि दो कॉन्जिक्यूटिव लेटर्स क्या क्या बन रहे हैं. या तो ये TA दिखता, या सेकंड थर्ड दिखते, मतलब AT दिखता. नहीं तो AT के बाद क्या दिखता, TA दिखता. नहीं तो AN दिखता. कॉन्जिक्यूटिव देखते रहो. नहीं तो NA, AG, GA एंड AR. कॉन्जिक्यूटिव में तो यही सारी पॉसिबिलिटीज आने वाली हैं. आउट ऑफ दीज मैं क्या चाहता हूं, TA इज विजिबल. TA मुझे यहां दिखा और यहां दिखा. सो 2 cases out of 8 cases are favoring. Understand this logic. 2/9 नहीं है रजनीश, देखो आप 8 cases ही आ रहे हैं ना, ये वन मैंने सही लिखे हैं ना, 1 2 3 4 5 6, यस 8 cases हैं. इट इज 2/8. और फिर अगर मैं बात करूं P ऑफ A बाय E2, अब E2 गिवन है, ये हो चुका है, मतलब लेटर कैलकाटा से आया, कैलकाटा से. और अब हम क्या चाहते हैं, किसकी प्रोबेबिलिटी, कि TA इज विजिबल. कैन आई एक्सपेक्ट द आंसर फ्रॉम मेनी स्टूडेंट्स नाउ. अब तो बहुत इजी बन चुका है. अगर ये चीज क्लियर है तो कैलकाटा वाला बता दीजिए कितना आएगा. ओके कृष्ण, 1/7, गुड. ठीक है आर्जा, परफेक्ट. आप चेक करिए, अब की बार देखिए क्या हो रहा है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कॉन्जिक्यूटिव की.
सी ए, नहीं तो ए एल, बस फिर ए एल के बाद एल सी आ सकता था, सी यू आ सकता था, यू टी, टी टी या टी ए। और हम क्या चाहते हैं, टी ए इज विजिबल, तो वन केस इज विजिबल, वन आउट ऑफ 7 पॉसिबल आउटकम्स। सो दिस इज अ लिटिल बिट ट्रिकी क्वेश्चन। ये सीबीएसई सैंपल पेपर में एक बार रिलीज किया गया था। बस इसके बाद तो फॉर्मूला में वैल्यूज रिप्लेस कर दीजिए। ठीक है ईशा, ओके, 1/7 था, परफेक्ट। By examining the chest X-ray, the probability that a person is diagnosed with TB when he is actually suffering from it is 0.99. The probability that the doctor incorrectly diagnose a person to be having TB on the basis of X-ray report is 0.001. इसका मतलब इसे हम क्या कहेंगे, फॉल्स डायग्नोज हो गया, कि पर्सन तो ठीक है पर डॉक्टर ने डायग्नोज कर दिया कि पर्सन इज एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम दी टीबी, राइट। तो ये फॉल्स रिपोर्ट आपका पर ट्रू में काउंट हो गया। फिर कह रहे हैं इन अ सर्टेन सिटी 1 in 1000 पर्सन सफर्स फ्रॉम टीबी, मतलब एक्चुअली ये हमें पता है, ऑलरेडी गिवन है कि 1 in 1000 सफर टीबी। A person is selected at random and is diagnosed to have TB. ये मुझे अब गिवन कर दिया है। What is the probability? What is the chance he is actually having the TB? So E1, E2, person is actually having a TB. E2, person is actually not having a TB. और ए आपके पास गिवन क्या है, diagnosed as a TB. What we need to find, P of E1 by A. So बेस थ्योरम से हमें पता है, ऑफ कोर्स अब टर्मिनोलॉजी से क्लियर है, क्या क्या टर्म्स आएंगी, P of E1, P of E2, P of A by E1, P of A by E2. P of E1, person is actually having a TB. Anyone? डायग्नोस की बात तो बाद में ही हुई है, पहले तो सिर्फ टीबी की बात हुई है कि है या नहीं है, तो ये आपको बाद में यहां गिवन है, ये रहा 1 in 1000 इज सफरिंग फ्रॉम दी टीबी। तो नॉट हैविंग अ टीबी मतलब 1 - 1 अपॉन ये हो जाएगा। फिर ए बाय ई वन का मतलब क्या है, ए बाय ई वन हो गया, पर्सन को टीबी है, ये गिवन है। और अब बताओ प्रोबेबिलिटी के ही इज डायग्नोज्ड विद टीबी, इसका मतलब टीबी है और डायग्नोज भी हुआ कि टीबी है उसे, वो 0.99 दिया है। और ए बाई ई टू का मतलब E2 गिवन है, पर्सन को टीबी नहीं है,
बट डायग्नोज हो जाए कि उसको टीबी है, फॉल्स रिजल्ट आ गया, विच इज 0.001। यस ठीक है अर्जा, मैंने अभी नोटिस करा आपका आंसर, तो ये ठीक है। So one can easily observe if all these values are known to me, अब clear है, I need to just write down the formula using the Bayes theorem and substitute the values. In case of any doubt, please do clarify. Logical but easy question है वैसे। ओके ठीक है। Check out this. This is from NCERT exemplar. A bag contains 2n plus 1 coins. It is known that n of these coins have head on the both sides. Head on the both sides मतलब ये biased coin हो गया, whereas the rest of the coins are fair. तो आप चेक करिए आपके पास बायस्ड वाले कितने कॉइन हो गए। बायस्ड मतलब हेड ऑन बोथ साइड्स, हेड ऑन बोथ साइड्स, एन कॉइन्स है, ये गिवन है। तो आपके पास फेयर कॉइन या फिर अनबायस्ड वाले कितने हो गए। अनबायस्ड का मतलब क्या हो गया, हेड और टेल। तो 2n प्लस 1 कॉइन टोटल थे, उसमें से बायस्ड वाले n हटा दो, तो ये आ गया n प्लस 1। तो एक तो मुझे नंबर मिल गया, सिंपल था लॉजिक कि बायस्ड वाले n कॉइन्स हैं और अनबायस्ड n प्लस 1 है। अब आगे देखिए क्या कह रहे हैं। अ कॉइन इज पिक्ड at random from the bag and it is tossed. If the probability that the toss results in head is 31/52, probability of head 42 आपको गिवन है, find n. So now this is a reverse kind of a question. अब आपको n बताना है। पहली बात, किस सब टॉपिक में आएगा ये क्वेश्चन, इज इट अ बेस थ्योरम or is it a law of total probability? Think about this. मैंने हिंट दे दिया है, ये लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। मतलब हेड की प्रोबेबिलिटी, तो हेड आने के लिए क्या क्या पहले रहा होगा, या तो बायस्ड कॉइन आया होगा या अनबायस्ड रहा होगा, तो अकॉर्डिंगली हमें निकालना है। तो इवन में क्या ले लेता हूं, इवेंट गेटिंग बायस्ड कॉइन, E2 मैंने ले लिया अनबायस्ड कॉइन, और A मैंने ले लिया गेटिंग हेड। तो आप चेक करिए प्रोबेबिलिटी ऑफ, या ए की जगह ना हेड है तो मैं इसको एच ही कह देता हूं, इजी रहेगा लिखने में भी, गेटिंग द हेड। तो हेड कब कब आएगा, लॉजिकली सोचिए, पहले बायस्ड कॉइन आया होता, फिर बायस्ड कॉइन से मुझे हेड मिल जाता, नहीं तो
अनबायस्ड कौन आया होता और उससे मुझे हेड मिल जाता। यही तो दो केसेस आपके पास बनकर आएंगे। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड मुझे गिवन है 31/42। व्हाट इज पी ऑफ E1? E1 बायस्ड कॉइन आने की प्रोबेबिलिटी, n बायस्ड है, टोटल 2n+1 थे। व्हाट इज P ऑफ H/E1 मींस? E1 हो गया बायस्ड कॉइन और बायस्ड कॉइन के ऊपर हेड आ जाए। बायस्ड कॉइन पे दोनों तरफ हेड था। व्हाट इज दिस? यस, ठीक है कृष्ण, दिस वैल्यू इज 1। नहीं तो P ऑफ E2, E2 का मतलब अनबायस्ड कॉइन, तो फेयर कॉइन आ गया, n+1 थे फेयर कॉइन आउट ऑफ 2n+1 कॉइन्स, और फेयर कॉइन के ऊपर हेड आना is simply 1/2. You have a linear equation in n. Take the LCM and simplify. We'll get your required answer. Check out this simple logic. Next question, again a very similar idea of finding out the value of n. Again from the NCERT exemplar only. Which subtopic is it? सिर्फ इतना आप मुझे बताइए क्वेश्चन को पढ़ने के बाद। ओके कृष्ण, ये आंसर भी आपने बता दिया लास्ट क्वेश्चन का, n is 10। परफेक्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन आइडेंटिफाई करिए किस सब टॉपिक में जाएगा। लास्ट वाला था लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी में हुआ था। एनीवन? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ओके यस, कंडीशनल में तो है ही, पर कंडीशनल की भी एक्सटेंशन एज रजनीश यू सेइंग बेस थ्योरम, राइट। तो ये क्वेश्चन एक सिंपल स्टेटमेंट से देखो कैसे आइडेंटिफाई फास्टली होगा। द बॉल ड्रॉन इज फाउंड टू बी रेड। अगर एक इस तरह की आपको कंडीशन गिवन दे दी तो आइडिया लग जाता कहे कि ये क्वेश्चन बेस थ्योरम के रूल से होने वाला है। सो अकॉर्डिंगली यू हैव टू बॉक्सेस, E1 E2 आ जाएंगे, ए आ जाएगा एक इवेंट फाउंड वाला, एंड अप्लाई द यूजुअल मेथड टू गेट द आंसर। कंसिडर दिस एज अ पार्ट ऑफ योर होमवर्क। In addition to this last question, these two will be again a part of your homework, and I think I've already given these questions to you. एक बार देखकर बताइए, याद दिलवाइए। I think these two were given to you in homework, or no? Yes, sir. Yeah, these questions were already given to you. So this is all about the Bayes theorem,
Of course, there are lot many different possibilities, even included in the Bayes theorem. In due course of time, when I am going to practice from the various sample papers and exemplar and other assignments and so on, so they will be covered by default, right? So this is जितना अभी करवाया है that is sufficient. इसकी एक अच्छे से आप प्रैक्टिस करके रखिए, करते रहिए साथ में. Next class में I am going to start with another very important idea of the random variable and its probability distribution. Yes, any doubt to anyone? No, sir. Okay, चलिए ठीक है फिर. Okay, चलिए take care. You can leave the meeting now. Thank you. Okay, thank you. Ravi, Shikhar, leave the meeting.